बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 नवंबर 2022 है, दिन है जी वेडनेसडे, बुध का। आज की वीडियो एडिटिंग के बगैर होगी। एडिटिंग में क्योंकि आपको पता है कि 2-3 घंटों का प्रोसेसिंग टाइम होता है और ख़बर ऐसी है कि क्विकली आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। नेटो टेरिटरी के अंदर, पोलैंड के अंदर मिसाइल जाकर गिरा है, जिसके नतीजे में 2 लोग हलाक हुए हैं और नेटो ने बहुत इंपॉर्टेंट इजलास, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी तलब कर ली है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी गुफ्तगू की है। क्रेमलिन का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। जंग अजीम सोम का खदशा है। सिर्फ इंतज़ार है कि नेटो की मीटिंग का कंक्लूजन क्या होगा। नेटो के जो मेंबर ममालिक हैं वो मीटिंग के बाद क्या कंक्लूड करेंगे, क्या बयान जारी करेंगे। अभी तक जो है ख़तरा कम है, क्योंकि जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। उससे कभी मैं आपको बता दूं कि 2 रोज़ कबल हमारी गुफ्तगू हुई थी एक वीडियो में कि G20 समिट के दौरान रशिया एक सरप्राइज़ देगा। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा था कि G20 समिट के दौरान रशिया रिटेलिएट करेगा, रद्द अमल का इजहार करेगा। खिर्सन रीजन से जो विड्रॉल था, उस पर जो क्रिटिसिज्म था, उसका जवाब देंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। ये एक मरतबा नहीं बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ जो G20 समिट है उसका ऑफिशियली आगाज़ हुआ। आज 16 नवंबर को आखिरी रोज़ है G20 समिट का। तो गुज़िश्ता रोज़ जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने वर्चुअली G20 समिट से खिताब करते हुए दोबारा से ये बात रिपीट की। इसकी वजह क्या है? एक तो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी यूक्रेन के पास, कुछ इंटरनेशनल मीडिया जो है वो माजी की मिसालें देकर इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था, क्योंकि G7 ममालिक की जो मीटिंग्स हुई थी इसी जंग के दौरान, इसी ऑपरेशन के दौरान, तो उसके दौरान भी रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा मिसाइल हमले किए गए थे। तो माजी की मिसाल देते हुए इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, कयास सराहियाँ की जा रही थी कि रशिया रिटेलिएट करेगा G20 समिट के दौरान। जब 20 बड़ी इकोनॉमीज बैठेंगी इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर, तो रशिया इस तरह के हमले करेगा। गुज़िश्ता रोज़, गुज़िश्ता रात मैंने कम्युनिटी पर आपको आगाह भी किया था कि रशिया की जानिब से मिसाइल हमले स्टार्ट कर दिए गए हैं। एयर रेड्स रशिया ने की और अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स 100 से ज़्यादा मिसाइल रशिया ने दागे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों पर 100 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो रशिया की जानिब से दागे गए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया कि ये मिसाइल जो हैं, जो रशिया का टारगेट था वो पावर स्टेशंस थे, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन के अंदर, वो एक्चुअली रशिया का टारगेट था। इस दौरान मैंने नाम लिया लवीव का। लवीव जो है यूक्रेन का शहर, वो है वेस्टर्न साइड पर और लवीव के साथ बॉर्डर लगता है पोलैंड का। पोलैंड एक नेटो मुल्क है, नेटो टेरिटरी है। तो एक मिसाइल जो है वो पोलैंड के एक विलेज में जाकर भी गिरा है। लैपटॉप मेरे सामने, मैं अपडेट्स चेक कर रहा हूँ कि जो ही कोई नई खबर आए तो वो भी आपके सामने रख दूँ। बहरहाल पोलैंड के गांव में जाकर गिरा एक मिसाइल और पोलैंड ने ये रिपोर्ट किया, जिसके बाद अब ग्लोबल जो कंसर्न है जंग अजीम सोम को लेकर वो बहुत ज़्यादा है। और जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं उन्होंने भी बयान जारी करते हुए कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ कि ये जो मिसाइल गिरा है पोलैंड के अंदर, इसका क्या नतीजा होगा। नेटो ने एमरजेंसी मीटिंग तलब कर ली है। G20 समिट चूँकि जारी है तो वहाँ पर एक टेबल के गिर्द बैठक लगा ली जो बाइडन ने, और जो नेटो मेंबर ममालिक वहाँ पर मौजूद हैं, फ्रांस मौजूद है, तो उन्होंने बैठक लगा ली। और इस मीटिंग के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गुफ्तगू भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक तो मजम्मत की जो रशिया ने हमले किए गुज़िश्ता रात, गुज़िश्ता रोज़ G20 समिट के आगाज़ पर जो 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए, उनकी मजम्मत की जो बाइडन ने। और जो पोलैंड के अंदर मिसाइल गिरा उसका जिक्र जो बाइडन ने इस गुफ्तगू के दौरान नहीं किया, लेकिन तब ही एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो पोलैंड के अंदर मिसाइल गिरा है, क्या समझते हैं आप कि ये रशिया ने हमला किया है नेटो टेरिटरी के अंदर? आपको याद होगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा, मैं आपको बता चुका हूँ 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा अमेरिका के सदर जो बाइडन उंगली उठा कर कह रहे थे कि सिंगल इंच ऑफ नेटो टेरिटरी, अगर नेटो टेरिटरी की 1 इंच भी खिलाफ वर्जी हुई तो नेटो रिटेलिएट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो सहाफ़ी ने यही सवाल किया कि सिंगल इंच क्या, विलेज के अंदर जाकर गिरा है मिसाइल और 2 लोगों की हलाकत भी रिपोर्ट की है पोलैंड ने, तो आप क्या समझते हैं? तो जो बाइडन ने कहा कि अभी मैं इस पर हतमी तौर पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं
कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नेटो मेंबर ममालिक भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पोलैंड को हमने कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद दरकार है तो हम वक्त हाजिर हैं अपने नेटो मेंबर कंट्री के लिए। और अभी तक मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि ये रशिया का मिसाइल था जो कि पोलैंड में नेटो टेरिटरी के अंदर जाकर गिरा। और यही बात पोलैंड से जब पूछी नेटो मेंबर ममालिक ने कि आपके गांव के ऊपर एक मिसाइल जाकर गिरा है, क्या आप 100% श्योरिटी के साथ विद एविडेंस ये बता सकते हैं कि क्या ये रशिया का मिसाइल था? तो पोलैंड की जानिब से, पोलैंड की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है जिसने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर ली है, उन्होंने ये कहा कि हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये रशिया का मिसाइल था। बहरहाल आर्टिकल 4 का इतलाक हो चुका है। जो नेटो का आर्टिकल 4 है वो ये कहता है कि अगर किसी नेटो मेंबर मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सिक्योरिटी को कोई खतरा लाहक हो तो फिर ये तमाम मेंबर मुल्क, नेटो के जो मेंबर मुल्क हैं, ये टेबल के गिर्द बैठ जाएंगे और सलाह मशवरा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और आर्टिकल 5 नेटो का ये कहता है कि अगर नेटो टेरिटरी के ऊपर हमला हुआ तो तमाम नेटो मेंबर मुल्क जो हैं वो मिलकर जवाब देंगे उस मुल्क को जिसने हमला किया है। बहरहाल जो आर्टिकल 4 है उसका इतलाक हो चुका है, मीटिंग्स तलब कर ली गई हैं, गुफ्तगू हो रही है। और जो एंटनी ब्लिंकन हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने गुफ्तगू की, जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उससे गुफ्तगू की। और इस गुफ्तगू के दौरान एक तो मिसाइल हमलों पर डिस्कशन हुई कि मिसाइल हमले किस किस जगह पर किए गए हैं। रशिया की जानिब से लवीव पर भी मिसाइल हमले किए गए। लवीव चूंकि पोलैंड के बहुत ज़्यादा करीब है तो लवीव पर कितने मिसाइल दागे गए, क्या वो अपने टारगेट को उन मिसाइल्स ने हिट किया या फिर कोई मिसाइल इधर उधर निकलकर पोलैंड के अंदर गिर गया, ये भी होता है। टेक्निकल फॉल्ट्स भी होते हैं। और जिस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि रशिया जो है वो सोवियत दौर के मिसाइल्स भी कुछ इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ इस तरह की वीडियोस मैंने भी देखी हैं कि कुछ मिसाइल्स जो हैं वो यू टर्न मारकर वापस उसी जगह पर आकर गिरे जहां से उन मिसाइल्स को लॉन्च किया गया था। तो कुछ भी हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या रशिया ने जानबूझकर यह हमला किया या गलती से रशिया का ही मिसाइल पोलैंड में नेटो की टेरिटरी में जाकर गिरा है। या फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो ये कारस्तानी जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की लग रही है। जो कि जब से ये जंग स्टार्ट हुई तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपको याद होगा कि वो बहुत ज़्यादा गैरत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं नेटो मेंबर ममालिक को कि आओ हमारी मदद करो, डेमोक्रेसी का साथ दो। तो हो सकता है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कोई कारस्तानी की हो जिन्हें वो न्यू टैक्टिक्स कह रहे हैं कि मैं न्यू टैक्टिक्स लड़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इस तरह के हमले यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट हुए। रशिया के क्राइमिया का इलाका हो या फिर रशिया का जो बिलगोरोद सरहदी इलाका है वहाँ पर भी यूक्रेन ने जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की हैं। तो यूक्रेन हो सकता है कि जब रशिया ने मिसाइल दागे 100 के करीब, तो पहले से यूक्रेन ने मंसूबा बना रखा हो कि जैसे ही वहाँ से मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे तो हम नेटो टेरिटरी की तरफ रुख करके अपना मिसाइल चला देंगे और वो जाकर नेटो की टेरिटरी में गिरेगा और नेटो जो है वो फौरी तौर पर रिएक्ट करेगा और रशिया पर हमला कर देगा। तो ये कारस्तानी यूक्रेन की भी हो सकती है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी हो सकती है। लेकिन उन्हें शायद ये आइडिया नहीं था कि नेटो इस तरह से इमरजेंसी में रूस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि पहले मीटिंग्स तलब की जाएंगी, आर्टिकल 4 का इतलाक होगा, फिर सलाह मशवरा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के हतमी नताइज आने के बाद आर्टिकल 5 का इतलाक होगा। और पोलैंड ने अभी तक नेटो मेंबर ममालिक को मदद के लिए नहीं बुलाया। ये ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी को, तब पोलैंड की जानिब से एक ऑफिशियल दरखास्त, जो नेटो की एक ऑफिशियल दरखास्त होती है, वो पोलैंड की जानिब से की गई थी कि हमारी टेरिटरी को खतरा हो सकता है तो यहाँ पर आकर हमें डिफेंड किया जाए। लेकिन इस मिसाइल हमले के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पोलैंड अभी तक, लेकिन नेटो को पोलैंड ने नहीं बुलाया अभी तक। G7 ममालिक भी हाई अलर्ट हैं, मीटिंग तलब कर ली गई है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट मैं विजिट कर रहा हूँ इस वक्त। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जो ब्रीफिंग है वो वेटिंग टाइम के ऊपर लगी हुई है। किसी भी वक्त ये ब्रीफिंग स्टार्ट हो सकती है कि नेटो मेंबर ममालिक ने क्या फैसला किया है, इन्वेस्टिगेशन के क्या नताइज सामने आए हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि हो क्या सकता है। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट सामने आने के बाद एक तो ये होगा कि पोलैंड कहेगा कि नहीं, हमें एविडेंस नहीं मिला। रशिया का मैं आपको बता दूं कि रशिया के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ये बताया कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें,
آپ اس میزائل کو دیکھ لیں، اس کا سائز دیکھ لیں، اس کا رخ دیکھ لیں، تسلی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کریں اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ رشیا کا میزائل تھا، اس سائز کا اور اس رخ پر کوئی میزائل رشیا نے نہیں داغا، اور ہم 100% شیور ہیں کہ رشیا کا میزائل نہیں تھا۔ بہرحال انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو یہ معلوم ہوگا۔ کچھ آپشنز ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میزائل ہے، پولینڈ کہے گا کہ ہم انویسٹیگیشن جو ہے وہ تھوڑی طویل کریں گے۔ ظاہر ہے جنگ عظیم سوم کا معاملہ ہے، اگر اس انویسٹیگیشن کے نتائج ہبڑ دھبڑ میں پولینڈ پیش کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی رشیا کا میزائل تھا اور جنگ عظیم سوم لگ جاتی ہے، نیٹو رشیا پر حملہ کر دیتا ہے، تو پھر یہ اتنی جلدی انویسٹیگیشن کے جو نتائج ہیں وہ پولینڈ شیئر نہیں کرے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہماری اسسٹنس اگر آپ کو چاہیے اس انویسٹیگیشن کے اندر تو ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ ٹائم لے گی انویسٹیگیشن، کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے، تو انویسٹیگیشن میں ایک تو ٹائم لگے گا۔ انویسٹیگیشن کے نتائج جو ہی سامنے آئیں گے تو اس معاملے میں اگر رشیا غلطی سے رشیا کا میزائل ہٹ کیا ہے پولینڈ کے ولیج کو اور رشیا یہ بات ایڈمٹ کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے وہ جنگ عظیم سوم کی جانب نہیں جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، جو آذربائیجان اور آرمینیا کی قرباخ کی دوسری جنگ ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا، بہت سارے آپ میں سے جو بہت سارے ویورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آذربائیجان جو ہے وہ اپنی ٹیریٹریز اس نے بحال کر لی تھی، اپنی ٹیریٹریز کنٹرول کر لی تھی، پھر یہ جنگ ختم ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آذربائیجان کی جانب سے جب میزائل داغے گئے تو رشیا کا ایک ہیلی کاپٹر جو کہ آرمینیا کی ٹیریٹری کے اوپر محو پرواز تھا وہ ہٹ ہوا تھا غلطی سے آذربائیجان سے، اور آذربائیجان نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں جی ہمارا میزائل تھا، اور غلطی سے یہ آپ کا ہیلی کاپٹر ہٹ ہو گیا، جس کے اندر 3-4 اہلکار جو رشیا کے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے اس حادثے کے نتیجے میں۔ اس جو میزائل غلطی سے آذربائیجان کا ہٹ کیا تھا، تو رشیا نے پھر ریئیکٹ کرتے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہ آپ نے غلطی اپنی تسلیم کر لی، اس لیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن اگر اب آپ نے یہ جنگ بند نہ کی تو ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ تو نیٹو ممالک کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئے اگر رشیا اپنی غلطی تسلیم کر لے کہ ہمارا میزائل جو ہے وہ غلطی سے پولینڈ کی ٹیریٹری کے اندر جا کر گرا ہے، تو نیٹو جو ہے کمپنسیشن دے گا رشیا کو اس حوالے سے کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ جنگ عظیم سوم سے دنیا کو بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت بات چیت کی ٹیبل پر آ جائیں، اس سے پہلے کہ معاملات زیادہ خراب ہو جائیں۔ لیکن یہ رشیا کا میزائل نہیں تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ یوکرین کا میزائل نکلا یا یوکرین کی کارستانی نکلی تو پھر یوکرین جو ہے وہ مدد امداد سے تو ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور یوکرین کو جس طرح کے حملوں کا سامنا ہے تو یوکرین اکیلا یہ جنگ رشیا کے خلاف افورڈ نہیں کر سکتا۔ انویسٹیگیشن کے نتائج آنے سے پہلے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال بہت زیادہ ایمرجنسی کسی سچویشن ہے، بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا نازک صورتحال ہے، تو بہت زیادہ نازک صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، اور میٹنگز پر میٹنگز طلب کی گئی ہیں۔ یہ رشیا کی فورن منسٹری کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے میرے، اور اس پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رشیا کی فورن منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ رشیا کی فورن منسٹری نے وہی بات سیکنڈ کی ہے کہ جو میزائل ہے یہ ہمارا میزائل نہیں ہے، انویسٹیگیٹ کر لیں اور دیکھ لیں، شور کر لیں کہ یہ میزائل کس کا میزائل تھا۔ یہی بات جو رشیا کے آفیشل ہیں، جو ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور کنکلوژن تک پہنچنے سے پہلے ابھی اس کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ نیٹو G7 کنٹریز ان کلوز ٹچ، یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ہیڈ لائنز پر۔ جو بائیڈن کی گفتگو میں آپ کو سنوا چکا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کے چیف جو ہیں اینٹونیو گوٹریس، انہوں نے "آئی ایم ویری کنسرنڈ" کا لفظ استعمال کیا ہے پولینڈ کے اس بلاسٹ کے اوپر۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے نتائج کیا آتے ہیں، لمحہ بہ لمحہ میں دیکھتا رہوں گا، آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ صورتحال بہت کرٹیکل ہے، بہت نازک ہے، اور اگر اس انویسٹیگیشن کے نتائج یوں ہی سامنے آتے ہیں، جیسا کہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے کہ کسی بھی وقت نیٹو کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد بریفنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ رشیا کا میزائل تھا۔ اگر کوئی ایویڈنس ملا اور رشیا نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، تو اس غلطی کے بدلے میں کیا رشیا کو بات چیت کی ٹیبل پر زبردستی بٹھایا جائے گا جنگ عظیم سوم سے بچنے کے لیے؟ اور اگر یوکرین کا میزائل نکلتا ہے، یہ یوکرین کی کارستانی نکلتی ہے، تو پھر نیٹو ممالک کا کیا رد عمل ہوگا؟ نظر رکھیں گے اس معاملے پر، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔